हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बायोग्राफिया लिटरेरिया रिटर्न बाय एस टी कोलरिज। एस टी कोलरिज जिनका लाइफ स्पैन था 1772 से लेके 1834 तक, एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट, क्रिटिक और फिलोसोफर थे। इन्हें वन ऑफ द फाउंडर्स माना जाता है रोमांटिक मूवमेंट का, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत ही क्लोज फ्रेंड। ये जो है एस टी कोलरिज ये जाने जाते थे अपनी पोइट्री में फिलोसॉफी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को कंबाइन करने के लिए। इनके फेमस वर्क्स है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान, क्रिस्टाबेल एंड बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया ये बहुत ही फेमस वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में का। इसे पब्लिश करवाया गया था 1817 में। इस टाइटल का मतलब होता है लिटरेरी बायोग्राफी, जबकि ये एक्चुअल में एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है। इसमें कोलरिज जो है वो बात करते हैं अपनी लाइफ की एज अ राइटर, कि वो राइटर कैसे बने, हिज लिटरेरी डेवलपमेंट, हिज व्यूज ऑन पोइट्री, हिज थियरी ऑफ इमेजिनेशन, हिज क्रिटिसिज्म ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड रोमांटिक पोइट्री। इन्हें जो है इस बुक को जो है ना वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक माना जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में का। अब ये बुक लिखी गई थी रोमांटिक एज के दौरान, दैट इज 1798 1837 के बीच। रोमांटिक पोइट्स जो वो बिलीव करते थे कि इमेजिनेशन जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजन से, फीलिंग्स और इमोशंस जो वो वैल्यूएबल है, और नेचर इंस्पायर्स क्रिएटिविटी, मतलब इंसान के अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको नेचर जो है वो प्रोत्साहित करती है। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। द रोमांटिक मूवमेंट वॉज द रिएक्शन अगेंस्ट द एम्फोसिस ऑन लॉजिक एंड रूल्स ड्यूरिंग द न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज में क्या होता था कि लॉजिक और रूल्स के लिए लोग बहुत ज्यादा रिजिड थे, इमोशंस को जो है वो महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन रोमांटिक एज में जो वो इमोशंस को इंपॉर्टेंस दिया जाता। तो कोलरिज वांटेड टू एक्सप्लेन व्हाई इमेजिनेशन इज द हार्ट ऑफ पोएट्री, और इस वर्क में हम ये जानेंगे कि इमेजिनेशन क्या है, वो पोएट्री में क्यों इंपॉर्टेंट। इस वर्क की जो मेजर थीम्स है वही इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, नेचर ऑफ पोएट्री, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, रोमांटिक फिलोसॉफी एंड डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी। इस बुक को जो वो कोलरिज ने लिखा था क्योंकि वो एक्सप्लेन करना चाहते थे अपनी लिटरेरी जर्नी। He wanted to present his theory of imagination, defend romantic poetry, discuss Wordsworth's poetic principles और show that makes ग्रेट पोइट्री। और वो ऐसी चीज़ों के बारे में इस वर्क में बताते हैं जिसकी वजह से कोई भी पोइट्री जो वो ग्रेट बनती है। इसमें की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, साथ में कोलरिज की जो लिटरेरी जर्नी थी उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इसमें का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इमेजिनेशन। कोलरिज के अकॉर्डिंग इमेजिनेशन जो है वो ग्रेटेस्ट ह्यूमन पावर है। वो मानते थे कि इमेजिनेशन जो है वो सिंपली डे ड्रीमिंग नहीं है, क्या बैठे बैठे खुली आंखों से सपने देख रहे हो, दैट इज नॉट डे। वो डे ड्रीमिंग कोई इमेजिनेशन नहीं है। इमेजिनेशन एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से आर्ट बनता है, हम रियलिटी को समझते हैं, पोइट्री लिखते हैं। और कोलरिज जो है वो इमेजिनेशन को दो तरीके का बताते हैं, एक तो प्राइमरी इमेजिनेशन और दूसरा सेकेंडरी इमेजिनेशन। उनके हिसाब से प्राइमरी इमेजिनेशन एक नेचुरल पावर है जिससे हम दुनिया को समझते हैं, परसीव करते हैं। इसकी वजह से हम आसपास की दुनिया को समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक पेड़ देखा, एक बहती हुई नदी देखी, एक बर्ड देखा बैठा हुआ, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जो है एक मीनिंगफुल पिक्चर क्रिएट कर देती है। उसे कहा जाता है प्राइमरी इमेजिनेशन। जैसे कि आपने घास देख लिया, पेड़ पौधे देख लिए, बर्ड्स देख लिए, तो आप समझ जाते हो कि इट्स अ गार्डन। तो ये जो आपका समझना है दैट इज प्राइमरी इमेजिनेशन। विदाउट इट इट वुड ओनली सेपरेट ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट अंडरस्टैंड देम। अगर हमें प्राइमरी इमेजिनेशन नहीं होता था तो हम गार्डन में के एक एक चीज को अलग अलग तरीके से समझते। तो की फीचर्स क्या हो गए कि ये प्राइमरी इमेजिनेशन जो हर इंसान में प्रेजेंट होता है, ये ऑटोमेटिक है, उसे हमें मतलब एफर्ट्स के साथ में नहीं लगाना पड़ता। हम चीज़ को देखते हैं, सारी चीज़ को एक साथ देखा तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर होता है, वो प्राइमरी इमेजिनेशन है जिससे हम दुनिया को समझते हैं। हेल्प्स अस परसीव रियलिटी, अ गिफ्ट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इस हर किसी में मौजूद होता है। सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो एक कैमरा जो है वो किसी इमेज को ऑटोमेटिकली कैप्चर करता है, उसके लिए अलग से एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, वो चीज़ ऑटोमेटिक होती है। ठीक उसी तरीके से हम जब ऐसे चार पांच चीज़ें जो एक दूसरे से रिलेटेड है एक साथ देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये गार्डन है करके। तो सिमिलरली प्राइमरी इमेजिनेशन भी जो वो हेल्प करता है इस दुनिया को समझने के लिए। हम हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग नहीं देखते हैं। सेकेंडरी इमेजिनेशन, इसका मतलब है कि एक ऐसी पावर, एक ऐसी क्रिएटिव पावर जो सिर्फ आर्टिस्ट और पोइट्स में होती है, हर किसी में मौजूद नहीं होती। इसके लिए क्या होता है कि एक ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस को जो है वो इंसान ट्रांसफॉर्म कर देता है और कुछ एक नई चीज़ बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक आम इंसान बारिश होते हुए देखता है तो वो कहता है इट इज़ रेन, लेकिन जब एक पोएट जिसके अंदर ये सेकेंडरी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो जब बारिश होते हुए देखता है तो वो लिखता है द स्काई इज शेडिंग सिल्वर टीयर्स अपॉन द स्लीपिंग अर्थ। बारिश सेम है, लेकिन क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होता है सेकेंडरी इमेजिनेशन की वजह से।
और एक एग्जाम्पल देखते हैं, एवरीवन सीज अ सनसेट। लेकिन जब एक पोर्ट सनसेट देखता है तो वो लिखता है, द सन डीप्ड इनटू द ओशन लाइक अ गोल्डन किंग रिटर्निंग टू हिज पैलेस। तो ये जो आर्टिस्टिक क्रिएशन है ये होता है सेकेंडरी इमेजिनेशन की वजह से। तो सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है, वो सिर्फ आर्टिस्ट और पोइट्स में हमें देखने को मिलता है। ये कॉन्शियस है और क्रिएटिव स्किल है ये। इसके लिए मतलब इसकी वजह से न्यू मीनिंग्स मिलता है ऑर्डिनरी चीज़ों को, और इसकी वजह से ग्रेट लिटरेचर जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब प्राइमरी सेकेंडरी इमेजिनेशन में का डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो हर किसी में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन एवरीवन, जबकि सेकेंडरी इमेजिनेशन ये स्ट्रांग होती है आर्टिस्ट में। प्राइमरी इमेजिनेशन जो होता है उसकी वजह से हम आसपास की दुनिया को समझते हैं। सेकेंडरी इमेजिनेशन के बदौलत हम क्रिएट करते हैं। प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो कॉन्शियस होता है, मतलब कॉन्शियसली पोइट्स एफर्ट लगा के ऐसी लाइन्स लिखते हैं। प्राइमरी इमेजिनेशन से हम रियलिटी को समझते हैं और सेकेंडरी इमेजिनेशन से हम रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। प्राइमरी इमेजिनेशन एक बेसिक मेंटल पावर है जो हर किसी में मौजूद है, लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन क्रिएटिव आर्टिस्टिक पावर है। अब इस वर्क में की तीसरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फैंसी। फैंसी जो कि एक फेमस कॉन्सेप्ट है जो कि बायोग्राफी या लिटरेरिया में पढ़ने को मिलती है। फैंसी इज अ लोअर मेंटल फैकल्टी। अब इस ये फैंसी क्या करती है कि फैंसी की वजह से जो भी एग्जिस्टिंग आइडियाज हमारे पास में है हम उनको एक ऑर्डर में लगाते हैं और उससे कुछ नया बनाते हैं। जैसे कि सपोज ए चाइल्ड कंबाइंस, अगर एक बच्चे ने देखा एक हॉर्स है और विंग्स है, तो दो चीज़ अगर साथ में दिख गई तो दोनों को साथ में रख के एक नई चीज़ बन जाएगी, हॉर्स विथ विंग्स, फ्लाइंग हॉर्स। अब और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अ ग्रीटिंग कार्ड सेज, एक ग्रीटिंग कार्ड है जिसमें लिखा है यू आर एज स्वीट एज शुगर। तो इस फैंसी से क्या होता है कि हम दो चीज़ों में की सिमिलैरिटी ढूंढ सकते हैं, एक बेसिक मेंटल पावर है। अब इमेजिनेशन और फैंसी के बीच में का डिफरेंस क्या है कि इमेजिनेशन जो है वो क्रिएटिव है, जबकि फैंसी जो है वो मैकेनिकल है, उसमें से कुछ नया क्रिएट नहीं होता है, आप बस दो चीज़ों को साथ में रख रहे हो। इमेजिनेशन की वजह से मतलब ओरिजिनलिटी जो है वो बनी रहती है, इट प्रोड्यूसेस समथिंग न्यू, इसलिए ओरिजिनल चीज़ें निकलती है उसमें से। लेकिन फैंसी में क्या होता है कि रीअरेंजेस एग्जिस्टिंग आइडियाज, बस एक ऑर्डर क्रिएट कर दिया जाता है। इमेजिनेशन क्रिएट समथिंग न्यू और फैंसी क्या करता है कि कंबाइंस ओल्ड आइडियाज। इमेजिनेशन डीप एंड पावरफुल होता है, तो फैंसी जो है वो सरफेस लेवल होती है। इमेजिनेशन जो है वो ग्रेट पोएट्री में हमें दिखाई देती है और फैंसी जो है वो सिंपल डेकोरेशन। इमेजिनेशन जो है वो अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो अगर जब हम लेगो ब्लॉक्स को देखते हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हो, तो अगर हम ब्लॉक्स को अरेंज करते हैं डिफरेंट शेप्स में तो वो फैंसी कहलाता है। लेकिन जब हम कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन क्रिएट कर देते हैं जो पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, तो उसे हम इमेजिन। कोलेरिज क्या मानते थे पोएट्री के बारे में, वो भी इसमें का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कोलेरिज के अकॉर्डिंग पोएट्री इज नॉट मियरली राइमिंग वर्ड्स, कि राइमिंग वर्ड्स को एक के नीचे एक लिख दिया मतलब पोएट्री क्रिएट नहीं होती। गुड पोएट्री क्या होती है, जो इमेजिनेशन से आती है, जो प्लेजर देती है, जिसमें इमोशन और थॉट का कॉम्बिनेशन होता है और जो डीपर ट्रूथ्स को जो है वो रिवील करती है। जैसे एक ऑर्डिनरी स्टेटमेंट है, द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, ये पोएटिक स्टेटमेंट। अगर हम सेकेंडरी इमेजिनेशन इसमें यूज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, द फ्लावर स्माइल्ड बीनीथ द मॉर्निंग सन। अब सेकेंड लाइन में इमेजिनेशन यूज किया गया है और इसलिए ग्रेट पोएट्री है। अब इस वर्क में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक यूनिटी। अब ऑर्गेनिक यूनिटी क्या है, अ पोएम शुड ग्रो नेचुरली लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ट्री के बारे में आप सोचो कि एक ट्री में रूट्स, ट्रंक, ब्रांचेस, लीव्स सब होते हैं और सब मिलाकर एक ट्री बनता है। अगर आप किसी एक पार्ट को रिमूव कर दो तो ट्री इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से एक अच्छे पोएम में का हर एक शब्द, उसमें यूज की गई हर एक इमेज, हर एक आइडिया, उससे ओवरऑल मीनिंग में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये नहीं कि आपने उठा के कुछ भी लिख दिया पोएम। कोलरिज जो है वो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज कर, कोलरिज जो है वो वर्ड्सवर्थ को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उनकी पोएट्री में लव ऑफ नेचर है, सिंप्लिसिटी है, इमोशनल डेप्थ है, यूज ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज है। और यहाँ पर कोलरिज जो है वो वर्ड्सवर्थ को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्हें ये लगता है कि सिर्फ ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखने से पोएम ग्रेट नहीं बनती है। एवरीडे लैंग्वेज अलोन कैन नॉट क्रिएट ग्रेट पोएट्री, इमेजिनेशन इज नेसेसरी। आपकी पोएट्री में सेकेंडरी इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोलरिज जो है वो वर्ड्सवर्थ को सपोर्ट तो करते हैं लेकिन पूरी तरीके से उनके आइडियाज़ के साथ में वो अलाइन नहीं करते। ये जो बुक है बायोग्राफी या लिटरेरी है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ कि थियोरी ऑफ इमेजिनेशन आई, देन इसकी वजह से इमेजिनेशन और फैंसी के बीच में का डिफरेंस हमने समझा और ये एक्सप्लेन करती है रोमांटिक लिटरेरी प्रिंसिपल्स को। साथ ही में ये इन्फ्लुएंस करती है मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म को। मतलब जिस तरीके से डिटेल में यहाँ पर लिखा है एस टी कोलरिज ने सब कुछ,
एक परफेक्ट लिटरेरी क्रिटिज्म की बुक है। देन ये जो है बुक, ये एक फाउंडेशन बनी इंग्लिश लिटरेरी थियरी। अब इस बुक में जैसे कि इसको बायोग्राफी या लिटरेरिया कहा गया, तो इसमें बायोग्राफी वर्ड क्यों है, क्योंकि इसमें पोएट जो वो अपने बारे में बताते हैं। इसमें उनका चाइल्डहुड और एजुकेशन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। कोलरिज बोलते हैं कि उनकी जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में बताते हैं। उनका जन्म 1772 में इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिताजी जो वो स्कूल मास्टर थे और एक क्लर्जीमैन थे। उनके पिता की मौत जब हुई थी तब वो काफ़ी यंग थे, मतलब ये पोएट काफ़ी यंग थे। और बचपन में जो है ही लव्ड रीडिंग बुक्स मोर देन प्लेइंग आउटडोर गेम्स। इसकी वजह से उन्होंने घंटों जो है वो हिस्ट्री, फिलोसफी, रिलीजन, लिटरेचर की कई बुक्स पढ़ी और उसकी वजह से उनके अंदर जो है एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती गई आइडियाज़ और लैंग्वेज को लेकर। तो ये कोलरिज थे। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उनकी जो लव था रीडिंग को लेकर राइट फ्रॉम हिज अर्ली एज, उसकी वजह से वो एक पोएट बन पाए, एक फिलोसोफर बन पाए और एक लिटरेरी क्रिटिक। इसकी वजह से उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हुई। जब कोलरिज और बड़े होते गए तो राइटर्स और थिंकर्स ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने सिर्फ बुक्स पढ़ी नहीं, उन्होंने स्टडी किया फिलोसॉफी को, रिलीजन को, पॉलिटिक्स को, साइकोलॉजी को, और वो हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहते। कोलरिज की जो फिलोसॉफिकल आइडियाज़ है वो वर्ड्सवर्थ की थिंकिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अब बायोग्राफी या लिटरेरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोलरिज जो है वो मानते थे कि पोएट ने जो है सिर्फ ब्यूटीफुल लाइंस नहीं लिखनी होती है, जबकि उसने मतलब पोएट ने जो है वो ह्यूमन माइंड को भी समझना होता है। ही बिकेम इंटरेस्टेड इन जर्मन फिलोसॉफी। जिन फिलोसोफर से वो इन्फ्लुएंस हुए उनके हिसाब से उनके दिमाग में परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, इमेजिनेशन, रियलिटी ऐसी चीज़ें आई। वो क्वेश्चन करना जो सीख गए कि हाउ डू ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो इसी क्वेश्चन से इवेंचुअली उन्होंने डेवलप की फेमस थियरी ऑफ प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। मान लीजिए कि दो लोग हैं जो सनसेट को देख रहे हैं। एक इंसान जो वो सिंपल कलर्स देखता है स्काई में के, लेकिन अगर एक पोएट है तो वो ब्यूटी भी, इमोशनल इंस्पिरेशन, तीनों को कंबाइन करके अपनी राइटिंग में उतार देता है। तो कोलरिज जो है वो ही वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपन्स, कि ऐसा क्यों होता है। तो उसका रीज़न था इमेजिनेशन। देन उनकी लिटरेरी जर्नी, कोलरिज जो वो एक्सप्लेन करते हैं कि ग्रेजुअली उन्होंने अपनी खुद की आइडियाज़ डेवलप की पोइट्री के बारे में। पहले वो सिर्फ दूसरे पोइट्स को एडमायर करते थे, बाद में उन्होंने अलग अलग स्टाइल्स में लिखना शुरू किया, बाद में उन्होंने अपनी खुद की थियरीज फॉर्म की। देन ही स्टार्टेड टू टॉक फ्रीली अबाउट हीज क्रिएटिविटी। देन बाद में उन्होंने ये बिलीव किया कि ग्रेट पोइट्री जो वो सिर्फ राइमिंग वर्ड से नहीं आती है, उसमें इमेजिनेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, डीप इमोशंस एक्सप्रेस होने चाहिए, रिवील ट्रुथ, पोइट्री ऐसी हो कि जो डीप ट्रुथ्स को एक्सप्रेस करे, और एक यूनिटी हो, मतलब पूरी पोएम में का हर एक वर्ड इमेज जो है वो एक ऑर्गेनिक यूनिटी की तरफ इंडिकेट करता है। अब उनके कुछ पोएटिक प्रिंसिपल्स थे कोलरिज के जो इस बुक में रिफ्लेक्ट होते हैं। एक तो कोलरिज बिलीव्ड सेवरल इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट पोएट्री। पहला प्रिंसिपल है इमेजिनेशन इज द सोल ऑफ पोएट्री। वो मानते थे कि अ पोएम बिकम्स ग्रेट बिकॉज ऑफ इमेजिनेशन, नॉट बिकॉज ऑफ फैंसी लैंग्वेज। एक ऑर्डिनरी स्टेटमेंट है, द मून इज शाइनिंग, ये पोएटिक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप सेकेंडरी इमेजिनेशन यूज़ करते हो तो लाइन कुछ ऐसे लिखी जा सकती है, द मून स्प्रेड सिल्वर ड्रीम्स अक्रॉस द स्लीपिंग लेक। प्रिंसिपल नंबर 2, पोएट्री शुड बी ऑर्गेनिक। पोएम क्या है, एक ऑर्गेनिक वे में ग्रो होनी चाहिए। जैसे ट्री में मैंने आपसे कहा कि हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो जो कुछ भी पोएट्री में लिखा गया है वो हर एक वर्ड जो है वो उसकी ओवरऑल मीनिंग में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक यूनिटी। प्रिंसिपल नंबर 3, पोएट्री शुड यूनाइट थॉट एंड फीलिंग। गुड पोएट्री शुड मेक रीडर्स थिंक, फील एट द सेम टाइम। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो बस सोचते जा रहे हो, उसके साथ में उसमें मतलब इमोशंस भी इन्वॉल्व होने चाहिए। व्हेन रीडिंग अ पोएम अबाउट नेचर, रीडर्स शुड नॉट ओनली अंडरस्टैंड द डिस्क्रिप्शन बट ऑल्सो फील इट्स ब्यूटी। मान लो अगर किसी पोएट्री में बरसात का डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, तो उसको पढ़ते वक्त वो रेनी सीजन जो वो तो आपके सामने आएगा ही, लेकिन साथ में ही जो इमोशंस पोइट इवोक करना चाहते हैं वो इमोशंस भी आपने इवोक होना चाहिए। अगर ऐसी पोइट्री है तो ही वो ग्रेट पोइट्री कहलाती है। कोलरिज जो है उन्होंने ये अपने लिटरेरी डेवलपमेंट क्यों हमारे साथ में डिस्कस की इस बुक के थ्रू, बिकॉज ही वॉन्ट्स रीडर्स टू अंडरस्टैंड कि ये पोइट कैसे बने, उनके आइडियाज़ कैसे डेवलप हुई, उन्होंने इमेजिनेशन को इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया है, इतना इमेजिनेशन वो क्यों बिलीव करते हैं, और उनकी फ़िलॉसफी जो उसने कैसा लिटरेरी क्रिटिसिज्म को इन्फ्लुएंस किया। तो इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि कोलरिज की जो लिटरेरी डेवलपमेंट है वो एक स्टोरी है ट्रांसफॉर्मेशन की, एक बुक लविंग चाइल्ड की,
जो बाद में ग्रेटेस्ट पोएट बनता है और साथ में लिटरेरी क्रिटिक भी रोमांटिक एज का। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि बायोग्राफिया लिटरेरिया कोलरिज का एक मास्टरपीस है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में का। इसमें ऑटोबायोग्राफी है, फिलोसॉफी है, लिटरेरी थियरी है। इसमें हम प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, फैंसी और ऑर्गेनिक यूनिटी के बारे में जानते हैं जो कि हाईली इन्फ्लुएंशियल है। ये वर्क जो है एक लैंडमार्क टेक्स्ट है रोमांटिक क्रिटिसिज्म में का और इंग्लिश लिटरेरी स्टडीज में। अब इस वर्क पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, मतलब कोलरिज की जो थियरी है प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन की, उसे डिस्क्राइब करना। दूसरा है डिस्टिंग्विश बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी इन बायोग्राफिया लिटरेरिया। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक यूनिटी इन बायोग्राफिया लिटरेरिया। क्रिटिकली एग्जामिन कोलरिज's व्यूज ऑन वर्ड्सवर्थ's पोएट्री। Why is Biographia Literaria considered a landmark in English literary criticism? तो ये जो वीडियो था वो काफ़ी लेंदी है, मगर इसको सुनने के बाद में आपको बायोग्राफिया लिटरेरिया में की सारे भी जो आइडियाज़ दे, जो भी टर्म्स है, वो आपको क्लियर हो जाएगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।